हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप कुशल और मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्षितिज भाग 1 के पाठ संख्या 2 ल्हासा की ओर। इसके लेखक राहुल सानकरतायन हैं। तो आज हम लेखक और पाठ परिचय के बारे में जानेंगे। राहुल सानकरतायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था, यानी कि ये ननिहाल ये अपने मामा के गांव में पैदा हुए थे, जबकि इनका वास्तव में पिता का गांव जो था, पैतृक था, वो कनेला था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडेय था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सानकरतायन हो गया, यानी कि केदारनाथ पांडेय ने जब 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उनका नाम राहुल सानकरतायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, भ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था, यानी कि बहुत बड़ा विद्वान, अनेक भाषाओं के जानकार। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सानकरतायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य रचना की, यानी कि उन्होंने बहुत सी कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, आत्मकथा भी लिखी है। यात्रावृत का मतलब होता है कि यात्राओं का वर्णन, जहाँ जहाँ इन्होंने यात्रा की उनका वर्णन भी लिखा है। जीवनी का मतलब दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना। आलोचना, किसी भी किताब की, किसी भी पुस्तक की क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, उसके गुणों को और दोषों को परखना, ये भी हुआ है। और शोध, किसी चीज को खोज करके उसके बारे में लिखना या किसी चीज के ऊपर रिसर्च करके लिखना। अनेक विधाओं में, अनेक प्रकार की कलाओं में उन्होंने साहित्य सृजन किया है, साहित्य की रचना की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। विशेष रूप से जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उनका इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा, यानी कि एक तरह से उनकी खुद की जीवनी है, आत्मकथा है। 6 भाग हैं इसके। दर्शन दिग्दर्शन दूसरी, जो ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं, साहित्य रचनाएं हैं, किताबें हैं। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं, यानी कि प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है, यानी कि इन्होंने लगभग 150 पुस्तकों की रचना की, लिखी। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। लुप्त प्राय यानी कि जो हिंदी साहित्य की वह सामग्री, हिंदी साहित्य का वह भाग, वे पुस्तकें जो लगभग खत्म होने को थी, लुप्त होने को थी, यानी बहुत पुरानी पुस्तकें थी, बहुत से पुराने पुराने ग्रंथ थे जो लगभग खत्म होने को थी, यानी कि खत्म होने की कगार पर थी, उनका उद्धार कर, यानी उनको इकट्ठा करके उनका संपादन करना, उनको छपवाना, इस प्रकार के कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे हिंदी साहित्य के उत्थान में, विकास में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। यात्रा वृतांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। अन्यतम का मतलब
इसके अलावा इतना बेहतर, इतना अच्छे ढंग से यात्रा वृत्तांत नहीं लिख सकते ये कोई भी और। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उसमें होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल से स्थान तक की यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बना दिया। यानी घुमक्कड़ी शास्त्र घूमने वाले का शास्त्र, यात्रा का शास्त्र। और उन्होंने बताया कि यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने से कितने फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, राजनीतिक लाभ, धार्मिक लाभ, सांस्कृतिक लाभ, भौगोलिक लाभ, ये सब चीजें हर प्रकार से लाभ होता है। और घुमक्कड़ का उद्देश्य बता दिया कि शुरू से जहां से शुरू होती यात्रा शुरू करता है, वहां से लेकर के मंजिल तक की यात्रा या घुमक्कड़ का ये उद्देश्य है, यानी घूमने वाले का उद्देश्य होता है। घुमक्कड़ से मनोरंजन ज्ञानवर्धन अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी यहाँ कहना चाहते हैं कि घुमक्कड़ से यानी घूमने से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने से मनोरंजन भी होता है, ज्ञानवर्धन, ज्ञान भी बढ़ता है, अज्ञात स्थलों की जानकारी मिलती है कि कोई ऐसा स्थान होता है जो पहले नहीं देखा गया हो या पहले जिसके बारे में नहीं पता हो, वो उस स्थान का भी पता चल जाता है। और भाषा एवं संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। कैसे? जैसे कोई एक भाषा का जानकार, हिंदी की भाषा का जानकार बौद्ध धर्म की भाषा के पास, अंग्रेजों के पास कहीं भी जाता है, दूसरी धर्म की भाषाओं के क्षेत्र में जाता है, दूसरी भाषा बोलने वालों के क्षेत्र में जाता है, तो वो दोनों लोग एक दूसरे की भाषाओं को सीखने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, हमें एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी संस्कृति को, उनके नियमों को, उनकी परंपराओं को अपनाने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर, वहाँ राहुल जी ने क्या किया है कि जहाँ जहाँ ये घूमने गए थे, वहाँ के न केवल भौगोलिक स्थान, यानी कि केवल भौगोलिक का मतलब वहाँ नदी है, पहाड़ है, तालाब है, क्या है, वहाँ के मैदान कैसे हैं, वहाँ की भूमि कैसी है, इस प्रकार की जानकारी तो दी है। इसके साथ साथ वहाँ के जनजीवन की, वहाँ के लोग कैसे जीवन बिताते हैं, वहाँ के लोगों का हाल चाल क्या है, वहाँ के लोगों का पहनावा क्या है, वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, वहाँ के समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, इस प्रकार की स्थिति भी उन्होंने वर्णन किया है। यानी कि वहाँ के हर प्रकार के, कि वहाँ लोगों की परंपराएं क्या हैं, लोगों का पहनावा क्या है, लोग दूसरों के, आगंतुक को देखकर यानी घूमने वालों को देखकर व्यवहार कैसा करते हैं, उनके जीवन में के आदतें क्या क्या हैं, वो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, नहीं करते हैं, वो आने वाले जो मेहमान हैं उनकी इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जितने भी अपने घुमक्कड़ शास्त्र लिखे हैं, यानी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, तो राहुल जी ने इन सब की चर्चा की है। अब बात आती है पाठ परिचय की। तो ये जो पाठ परिचय है, ये संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। पहली बार इन्होंने 1929 के आसपास में, 29 और 30 में तिब्बत की यात्रा की थी, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म में इनका जो है वो चला गया था, विश्वास हो गया था। तो पहली बार ये जब श्रीलंका गए, उससे पहले की बात है कि ये नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा करने गए थे, तिब्बत की यात्रा। तो उस यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मुख्य रूप से वो चीन के एरिया में था। भारत जो था वह अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए चीन ने भारतीय यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दे रखी थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में
भिख मंगे के गुप्त वेश में की, यानी कि भिखारी बन करके यात्रा करनी पड़ी उनको। उन्होंने तिब्बत की यात्रा की। बौद्ध धर्म के जो वहाँ धार्मिक स्थल है, तिब्बत को मानने वाले बौद्ध धर्म है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दलाई लामा, शायद आपने नाम सुना होगा, वो बौद्ध धर्मों का गुरु है। बौद्ध धर्म के मानने वालों का सबसे बड़ा गुरु है। जैसे ही क्रिश्चियन में जॉन पोप होता है, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म का गुरु है दलाई लामा। लेकिन ये बात अलग है कि उस समय अब तिब्बत में न रह के दलाई लामा कभी नेपाल में या भारत में रहता है। कारण यह है कि तिब्बत पर चीन बहुत अत्याचार करता है, चीन का आक्रमण है। तिब्बत को चीन जो है अपने क्षेत्र में कब्जा लेना चाहता है। वैसे तिब्बत अपने आप में अलग प्रदेश था, अलग देश था, लेकिन अब चीन अपने आप में कब्जा लेना चाहता है। इस कारण से उस पर कब्जा करना चाहता है। इस कारण से वहाँ पर जो चीन का विरोध करने वाले लोग हैं, उनको वो वहाँ से निकाल देता है। बेचारे अपनी जान बचा करके किसी तरीके से वो भारत या नेपाल में आ गए हैं। अब दलाई लामा कभी नेपाल में, ज़्यादातर नेपाल में भी रहते हैं, भारत में भी आ जाते हैं, भारत में सिक्किम साइड में। तो ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इनके बौद्ध धर्म का विश्वास, मतलब बौद्ध धर्म में इनका विश्वास था। तो ये तिब्बत में वहाँ भिखमंगे के रूप में यात्रा करने के लिए चले गए। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। ल्हासा की ओर, तिब्बत की राजधानी थी ल्हासा, उसकी ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन, दुर्गम का मतलब कठिन रास्तों का, जिन पर चलना कठिन हो, जिन रास्तों से चलना कठिन हो, ऐसे रास्तों का वर्णन उन्होंने किया है। बहुत ही रोचक शैली में किया है, बहुत ही मनोरंजन वाली शैली में किया है, मनोरंजन तरीके से किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, किस प्रकार के लोग वहाँ रहते थे। तिब्बती समाज के बारे में बताया जाएगा कि वहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी। तिब्बती समाज में आपको किसी भी घर जाने की अनुमति थी, यानी कि जब यात्री थे वो किसी भी घर के अंदर जाने की अनुमति रखते थे। आप चाय बनवाने के लिए या तो सामान दे दीजिए, घर की औरतें बना के ला देगी। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है कि भाई मेरा मक्खन, मेरा दूध पूरा इस चाय में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, तो उस आधार पर आप खुद अंदर रसोई में जाकर के अपनी चाय तैयार करके ला सकते हैं। हालांकि ज़्यादा जो गरीब या उस पर भिखारी रूप में होता है या कोई और होता है, उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। दूसरा आगे बताएगा कि यहाँ पुलिस का इंतजाम ठीक नहीं था। कोई डाकू चोर बदमाश, जैसे अपने हिंदुस्तान में क्या होता है, लाठी आम बात होती है। लाठी एक हथियार ऐसा है जिसको हम बिना लाइसेंस के लेकर के घूम सकते हैं किसी भी स्थान पर। उसी प्रकार से वहाँ बंदूक पिस्तौल तो है, आम लाठी की तरह, आम हथियार की तरह लेकर घूमा करते थे। उन पर कोई रोक प्रतिबंध नहीं थी। और अगर पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहाँ किसी का खून हो जाए तो कोई गवाही देने वाला नहीं मिलता था, यानी कि वहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। दूसरा कहता है कि वहाँ की जो जमीन थी वो जो है बौद्ध धर्मों के संत भिक्षुओं के अधीन रहा करती थी। बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े मठ हुआ करते थे उनके अधीन रहा करती थी। वो मठों की जो खेती की जमीन है, वो मठ के संत वहाँ पर आते थे, भिक्षु आते थे और किसानों को वो एक तरह से किराए पर देकर जाते थे। तो बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे होते थे गाँव में, जो है छंग शराब की तरह एक वो होती है छंग, देशी शराब, वो पी करके शाम को अपने होश हवास खो देते थे। यानी कि कौन मेहमान आ रहा है, कौन यात्री आ रहा है, घर में रोकना है या नहीं रोकना है, इस प्रकार से उनको कोई खोज खबर नहीं रहती थी। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अंधविश्वास भी बताया जाएगा कि इनका एक साथी मिलेगा सुमति, वह सुमति जो है बौद्ध धर्म का भिक्षु, मतलब वो एक तरह से वहाँ का संत रूप में था। और वह गंडे ताबीज, जो गले में ताबीज मानते हैं या बाजू पर ताबीज मानते हैं, उन ताबीजों को बेचने के लिए, देने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो गांव घूमता है। उनके जानकार हैं, उनके यजमान हैं, उनको गंडे ताबीज देता है और अपना कमाई का साधन तैयार करता है।
तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें जो हैं बताई जाएंगी, उनके समाज की स्थिति कैसी थी। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुद एक बार इस पाठ को पढ़िए। हाँ, इसके अंदर कोई ऐसे शब्द आ रहे हों जो आपको समझ में नहीं आ रहे हों तो आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए। गृह कार्य की बात है तो हॉलीडे होमवर्क की, तो इस समय जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद पता नहीं मैं उस ग्रुप से 9th क्लास के ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो हॉलीडे होमवर्क आपको मिला नहीं मिला, क्योंकि पहले 8 जून तक की क्लासेस चलनी थी, अब बाद में बढ़ा करके 13 जून तक की कर दी गई है। तो हॉलीडे होमवर्क मिल जाएगा। आज जब तक हॉलीडे होमवर्क मिलता है तब तक अगर हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा हो जाती है, यानी कि ये पाठ पूरा हो जाता है, तो ही हमें इस पाठ के प्रश्नोत्तर हॉलीडे होमवर्क की कॉपी में करने हैं। वरना जहां तक पढ़ाए गए हैं वहां तक अगर आपको हॉलीडे होमवर्क में काम मिलता है तो वो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगर ये पाठ पूरा हो जाए तो हम देखेंगे इसके हॉलीडे होमवर्क के बारे में, नहीं तो पीछे तक का ही हम हॉलीडे होमवर्क के बारे में सोचेंगे। इसलिए तब तक आप इस पाठ को खुद पढ़िए। जो शब्द आपको कठिन लग रहे हैं, जिनका आपको अर्थ नहीं मालूम पड़ रहा है, उनको अंडरलाइन कर लीजिए और फिर हम अगले लेक्चर में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।